नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने वाले हैं। देखिए, क्रमबद्ध प्रश्नों की ये लड़ी रहेगी। जो भी प्रश्न हम देखेंगे वो समझते हुए सीखेंगे। मित्रों, अगर उज्जवल जीके चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अति महत्वपूर्ण 47 प्रश्न। देखिए, प्रश्न देखने को तो बहुत हैं, पर इसमें व्याख्या सहित देखते हुए हम 47 प्रश्न कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लगभग 100 प्रश्नों को लेकर चलेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, 17वीं शताब्दी में विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? देखिए, 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था वो था भारत। अब कैसे? क्योंकि देखिए, सूती, रेशमी वस्त्र, मसाले हो गए, नील, शक्कर, औषधियाँ, कीमती रत्न, दस्तकारी की वस्तुएं, ये क्या की जाती थी? भारत से बाहर भेजी जाती थी, जिसकी वजह से विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय यूरोपीय लोग भारत से माल खरीदने के बदले भारतीय व्यापारियों को क्या देते थे? देखिए, यूरोपीय लोग जब भारत से माल खरीदते थे और बदले में भारतीय व्यापारियों को बहुमूल्य धातुएं देते थे। वो कौन सी धातुएं थी? तो वो सोना और चांदी दिया करते थे। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना चांदी जो है वो इकट्ठा हो गया था इसी वजह से। किस मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद भारत के व्यापार वाणिज्य में गिरावट का दौर शुरू हुआ? तो देखिए, 1707 में जब मृत्यु होती है मुगल बादशाह औरंगजेब की, तो उसके बाद क्या हुआ? जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उन्होंने जो यूरोपियन जो व्यापारी थे उनको रियायतें देनी शुरू की। वो बहुत ज़्यादा उदारतापूर्ण देनी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि जो स्वदेशी व्यापारी थे उनके जो घरेलू उद्योग थे, वो खास तौर पे जैसे हथकरघा उद्योग वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। किन युद्धों के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि को हथिया लिया? तो देखिए, सबको पता है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और बक्सर का 1764 में। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो क्या हुआ? 1757 और 1764 के बाद जो बंगाल की समृद्धि थी उसको अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जो बंगाल का नवाब था उसे अपने हाथ में ले लिया था, उसे अपने हाथ की कठपुतली बना लिया था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल की किन वस्तुओं के व्यापार को अपने अधिकार में कर लिया? तो देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के जो व्यापारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया? नमक, सुपारी और जो तंबाकू, ये तीनों अपने हाथ में ले लिए। और ये तीनों ही क्या थे? ये तीनों ही बंगाल के मुख्य जो है व्यापार के स्रोत थे। दरअसल क्या था कि पहले इन वस्तुओं का व्यापार जो है वो अंग्रेजों के लिए प्रतिबंधित था। सिराजुद्दौला हो गए और दूसरे जो नवाब थे पहले के, उन्होंने इन पर, और खासतौर पे मुगल जो प्रशासक थे औरंगजेब से पहले के, उन्होंने क्या किया हुआ था? इनको प्रतिबंधित किया हुआ था कंपनी के लिए। अब क्या हुआ? जब प्लासी का युद्ध जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीत लिया, तो नमक, सुपारी और तंबाकू तीनों वस्तुओं के व्यापार को छीन लिया। किसने? कंपनी के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे उनका ये था कि अपने उद्योगों के लिए क्या करना? कच्चा माल जो है वो सस्ते में प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचना। तो ये इनका मुख्य मकसद था, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेजों का मकसद था कि वे अपने कब्जे में इन सब चीज़ों को ले लें, जिससे क्या है कि प्राप्त माल जो है, देखिए, वे उन साधनों को अपने कब्जे में ले लें जिससे कि जो प्राप्त माल है
वो इंग्लैंड और जो दूसरे यूरोपीय देश हैं वहां पर सरलता से बेचा जा सके। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कितने चरण रहे? तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए 3 चरण रहे थे। देखिए 3 चरण हैं। पहला देखिए वाणिज्यिक चरण। देखिए वाणिज्यिक चरण माना जाता है प्लासी के युद्ध से 1757 से 1813 का जब चार्टर आता है तब तक का टाइम पीरियड जो है वाणिज्यिक चरण का रहा है। तो इसमें क्या है, व्यापार जो था उस पर पूरी तरह से कब्जा स्थापित करना जो है इनका उद्देश्य रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें तो क्या है, एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या है, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो व्यापार है उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, खासतौर पे बंगाल, उड़ीसा, बिहार यहाँ का। ठीक है, और उन्होंने कर भी लिया। उसके बाद जब सेकंड आता है चार्टर के बाद का टाइम पीरियड 1813 से लेकर 1858 का टाइम पीरियड जो है, तब क्या हुआ कि 1813 का जब चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार जो है वो आरंभ कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, कि अब जो है भाई कंपनी अकेली व्यापार नहीं करेगी और जो दूसरे बिजनेसमैन हैं कहाँ के, ब्रिटेन के, तो वो भी यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये 1813 से 1858 के अंतर्गत आ गई। तो मतलब यहाँ पर पहले तो कंपनी शोषण कर रही थी, अब दूसरे लोग भी आ जाएंगे शोषण करने के लिए। ये हो गया औद्योगिक मुक्त व्यापार का टाइम पीरियड, जब मुक्त व्यापार की जो है आज़ादी दे दी ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर के बाद। तीसरा टाइम पीरियड आता है वित्तीय पूंजीवाद का 1860 के बाद। अब इसमें क्या होता है, 1860 आपको ध्यान है 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई और जो अपने 1857 की क्रांति के बाद क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सत्ता ले ली और कुछ सुधार जो हैं किए। ठीक है, जैसे रेल जो है और डाक सेवा है, ये सारी चीज़ें शुरू की, लेकिन वो किस लिए की? ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए की। और ख़ास तौर पे अगर रेल की बात करें तो वो इसलिए ताकि जो कहीं पर भी अगर विद्रोह होता है 1857 की तरह तो उसको तुरंत रोका जा सके, अपनी सेना को भेजा जा सके रेल के माध्यम से। तो ये वित्तीय पूंजीवाद, तो ये 3 जो है चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कितने चरण रहे? 3 चरण रहे। पहला वाणिज्यिक चरण, दूसरा औद्योगिक मुक्त व्यापार और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। अगला प्रश्न है, भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला? देखिए भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला, सभी जानते हैं। क्या परिणाम निकला होगा? देखिए क्या परिणाम निकला, इंग्लैंड जो है वो औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। ठीक है, अब कैसे गुजरा? देखिए बंगाल जो इंग्लैंड जो था, ठीक है, वो कैसे औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा? क्योंकि बंगाल और जो दूसरे प्रांत थे वहां से जो भू राजस्व वो इकट्ठा करते थे, वसूलते थे, उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता था उससे क्या करते थे, भारतीय माल को खरीदा जाता था और दूसरे जो यूरोपीय देश हैं उनको बेचा जाता था, निर्यात किया जाता था, निर्यात पर निर्यात किया जाता था। साथ ही 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद कंपनी ने क्या किया, भारत से जो निर्यात किए जाने वाला माल था उसके बदले में कुछ भी नहीं लौटाया भारत को। ठीक है, निर्यात तो कर रहे हैं लेकिन भारत को कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं और हर साल क्या कर रहे हैं, भारतीय माल और संपत्ति का दोहन करते जा रहे हैं। मतलब जो धन का बहिर्गमन है, धन का निष्कासन है, वो किए जा रहे हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि इंग्लैंड क्या है, अधिक अमीर हो गया और भारत धीरे धीरे अधिक गरीब हो गया। तो ये चीज़ हुई और इंग्लैंड, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप औद्योगिक क्रांति के दौर से तो गुजरेंगे ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद का मूल तत्व क्या होता है? देखिए सीधी सी बात है, कोई भी देश किसी देश पर जब राज करेगा तो उसका मूल जो तत्व रहेगा वो होएगा आर्थिक शोषण। वो किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करे लेकिन वो शोषण जरूर करेगा। तो उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है वो आर्थिक शोषण है। ऐतिहासिक कृति इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? तो आप ऐतिहासिक कृति जो इंडिया टुडे के लेखक हैं वो है रजनी पाम दत्त। शायद आपको ध्यान हो, आप R.P. दत्त, इनको R.P. दत्त भी कहा जाता है। तो रजनी पाम दत्त जो हैं वो इंडिया टुडे के लेखक हैं। देखिए रजनी पाम के बारे में बात करें थोड़ी सी। देखिए इन्होंने क्या किया, जो उपनिवेशवाद है, ठीक है,
उसके यानी कि भारतीय औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था है उसका चित्रण किया किसमें, अपनी किताब इंडिया टुडे के अंदर, और जिसमें उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स के जो 3 चरण थे उस सिद्धांत को आधार बनाया। मतलब भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के चित्रण करने के लिए कार्ल मार्क्स के 3 चरणों का सिद्धांत जो है उसको बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये 3 चरण कौन से रहे, तो 3 चरण यही हैं जो हम अभी पढ़कर गए हैं। कौन से, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद। ये किसने दिए थे, ये दिए थे कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा जी, अब ये जो रजनीपाम दत्त जी हैं इन्होंने एक चीज बताई कि जो 1757 से 1765 तक का टाइम पीरियड था उसके बीच जो बंगाल के नवाब थे उनसे करीबन 40 लाख रुपए जो हैं, 40 लाख पौंड जो है वार्षिक उपहार लिए किसने, अंग्रेजों ने। तो ये इन्होंने अपनी किताब में बताया। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके भू राजस्व के लिए कौन सा सिस्टम शुरू किया। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल की द्वैध शासन को खत्म कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा था। तो फार्मिंग सिस्टम यूज किया, यानी कि इजारेदारी प्रथा जो है उसकी शुरुआत की। किसने, वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। अब इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, तो किसे कहते हैं, देखिए कंपनी क्या करेगी, किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपेगी जो सबसे अधिक क्या करेगा, बोली लगाएगा। तो कंपनी क्या करती थी, किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। देखिए क्लाइव का जो टाइम पीरियड था उसमें भू राजस्व जो होता था वार्षिक होता था, साल बाद लिया जाता था। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा लगाई तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में इसको बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ इससे, इजारेदारी से, देखिए ठेके पर दिए जाने से कालांतर में क्या हुआ, बंगाल पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और किसानों का शोषण बढ़ गया और भूखमरी जो है वहां तक पहुंच गया। आगे है स्थाई जो बंदोबस्त है उसकी शुरुआत किसने की। देखिए ये जॉन शोर से संबंधित है। कोई पूछे स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो शुरुआत तो की है गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने, पर इसको सारा कुछ इसकी जो है रूपरेखा वो किसने तैयार की थी, तो जॉन शोर से संबंधित है स्थाई बंदोबस्त। अच्छा, इसका नाम एक और है इस्तमरारी बंदोबस्त। इसको क्या कहा जाता है, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। किसे, स्थाई बंदोबस्त को। ठीक है, तो ये जो स्थाई बंदोबस्त था ये किसने लगाया, ये लगाया आपके गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने, और संबंधित किससे, जॉन शोर से, जॉन शोर से संबंधित है। ठीक है, अच्छा अब ये कितने सालों के लिए लगाया, देखिए इजारेदारी तो 5 ईयर के लिए था और ये 10 ईयर के लिए लगा दिया, और 1793 में ये शुरू हुआ था। और ये किसके साथ किया गया, ये जमींदारों के साथ में किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। देखिए जमींदारी प्रथा कह लें, स्थायी बंदोबस्त कह लें, इस्तमरारी बंदोबस्त कह लें, एक ही बात है। 1793 में शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, कुछ बातें थी, देखें हम उसे। देखिए इसमें ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो है वो शामिल था। मतलब ब्रिटिश भारत जो था उसका 19% एरिया है वो इसमें शामिल था। और ये व्यवस्था जो थी वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी के वाराणसी में और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में लागू थी। ठीक है, तो कहाँ पर लागू थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी जो कर्नाटक है उसके क्षेत्रों में लागू थी। और जमींदार जो है वो भू राजस्व वसूली का 10वां या 11वां हिस्सा तो अपने पास रखता था, बाकी सारा किसको दे देता था, वो बाकी सारा हिस्सा कंपनी को दे देता था। ये होता था स्थायी बंदोबस्त में। एक बार पुनः देखें, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में था। जमींदार जो है भू राजस्व का 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा अपने पास रखता था, बाकी कंपनी को जमा करवा देता था। आगे आती है, ये स्थायी बंदोबस्त भी फेल हो गया। ठीक है, और एक बात और देखिए, जमींदार, काश्तकार कौन होते हैं, अब इसमें ये हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की थोड़ी सी।
देखिए जो जमींदार होता था वो काश्तकार, मतलब जो भूमि पर खेती कर रहा है उसको काश्तकार कहते हैं। तो काश्तकार से क्या करता था, मनचाहा लगान वसूल करता था। समय से लगान अगर वो नहीं दे पाता था तो काश्तकार से जमीन छीन लेता था। मतलब जमीन तो किसकी होती थी, जमीन काश्तकार की नहीं होती थी, जमीन पर खेती करता था वो। पूरी तरह से देखें तो काश्तकार बेचारा जमींदार की दया का पात्र था। कंपनी को आय का जो निश्चित हिस्सा होता था वो मिल जाता था, क्योंकि टाइम उसका बंधा होता था कि जमींदार जो है इतने टाइम पीरियड में 10वां या 11वां हिस्सा अपने पास रखेगा और बाकी मुझे दे देगा। अगर फसल नष्ट हो जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कंपनी को, क्योंकि जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग जो है वो कंपनी को मिल गया था जो लंबे टाइम पीरियड तक कंपनी के प्रति वफादार निष्ठावान बना रहा। और अगर फसल नष्ट हो जाती तो भी जमींदार को उसका हिस्सा जो है देना पड़ता था। तो अगर जमींदार देगा तो वो वसूलेगा किससे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूलेगा काश्तकार से। ठीक है, तो इससे भी उनका क्या हुआ, शोषण हुआ। अब इन्होंने लगाई रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसने, अंग्रेजों ने। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई, तो तमिलनाडु का बारामहल जिला है वहाँ पर 1792 में लागू की गई। और ये किसके प्रयासों से की गई, तो कैप्टन रीड के प्रयासों से तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में लागू की गई। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन कौन से राज्य शामिल थे, ये हमें पता होना चाहिए। रैयतवाड़ी में कौन से राज्य शामिल थे, तो देखिए तमिलनाडु है, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्से, ये सब जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, तो 51% एरिया जो था कुल ब्रिटिश भारत का वो कहाँ पर शामिल था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था, जिसमें तमिलनाडु है, मद्रास है, बॉम्बे है, पूर्वी बंगाल है, असम है, कुर्ग के क्षेत्र हैं, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में शामिल थे। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था, देखिए इसमें कृषक जो होता था उसी को भूस्वामी बना दिया गया, क्योंकि इसी का शोषण हो रहा था तो जमींदार को हटा दिया गया और इसमें कृषक भूस्वामी होगा और भूमि की कुल उपज का 55% से 33% के बीच में जो है लगान जो है कंपनी को अदा करेगा। अब यहाँ पर मुसीबत क्या हुई, दो चीज़ें बता दी इन्होंने, भी 55 जमा करवा दो या 33% जमा करवा दो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो लगान है वो कठोरता से लागू किया गया, लगान की दर जो थी वो भी ऊंची रखी गई। कृषक जो है वो महाजन के चंगुल में फंसता चला गया और महाजन जो था वो किसानों के महाजन और जो किसान थे उनके मध्य संघर्ष का एक मुख्य कारण भी बन गया। ठीक है, तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। 55 से 33% तक का जो हिस्सा है भू राजस्व का वो जमा करवाना होता था कंपनी को, किसे, कृषक को। आगे है रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य कौन से थे। देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पहले देखेंगे मुख्य उद्देश्य में भू राजस्व की नियमित वसूली। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि टाइम से जो है भू राजस्व कंपनी को मिल जाए, और दूसरा था कि जो रैयत थी जिनका जो है पहले शोषण हो रहा था वो शोषण रुक जाए और इनकी स्थिति में सुधार हो जाए। तो देखिए पहला उद्देश्य तो इनका जरूर पूरा हुआ, लेकिन दूसरा नहीं, रैयतों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 1836 के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में विंगेर व गोल्डस्मिथ ने क्या सुधार किए, तो रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी इसमें 1836 के बाद विंगेर और गोल्डस्मिथ ने सुधार ये किया कि जो खेत की उर्वरता थी और खेती के लिए जो उपलब्ध साधन थे उनके आधार पर खेती का लगान जो है वो निश्चित कर दिया गया। भाई आपकी खेती जो है कितनी उपजाऊ है ये देखा जाएगा, आपके पास संसाधन कितने हैं, ट्रैक्टर है या नहीं है, आपके पास पानी की व्यवस्था है या नहीं है, और चीज़ें देखी जाएंगी और उसके आधार पर खेती का लगान निश्चित किया जाएगा। तो कुछ सुधार हुए 1836 के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में। आगे है महालवाड़ी या महालवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अब देखिए रैयतवाड़ी भी फेल हो गई, ठीक है, तो अब क्या आई, अब आई महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या होता था,
देखिए अब यहाँ पर भू राजस्व का जो निर्धारण होता था महाल या पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। अब पूरे गांव को जो है इकट्ठा भू राजस्व जमा करवाना पड़ेगा और महाल के सभी जो किसान हैं वो भू स्वामियों का भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाएगा। मतलब जितने किसान हैं वो क्या करेंगे, भू राजस्व की एक निश्चित राशि जो है वो गांव के मुखिया को दे देंगे या प्रतिनिधि को एक टाइम पीरियड में जमा करवा देंगे और लगान अदा किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके महालवाड़ी में। देखिए स्थाई जो बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था, जब वो फेल हो गई तो इसको लाया गया और ये भी बुरी तरह असफल रही। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर लागू की गई? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी अपने कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर, कुल क्षेत्रफल किसका? ब्रिटिश भारत का। कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब आपको पता होना चाहिए स्थायी बंदोबस्त था वो तो लागू हुआ था, देखिए 19%, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी जो था वो 51% एरिए पर लागू किया गया था और जो आपकी महालवाड़ी है वो 30% हिस्से पर लागू किया गया था ब्रिटिश भारत के। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत शामिल थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रांत शामिल थे। देखिए दक्कन के कुछ जिले शामिल थे, उत्तर भारत यानी कि जो संयुक्त जो प्रांत था, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब का जो कुछ हिस्सा था वो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। देखिए ये फेल क्यों हुई, हमने इस बात की भी, ये भी फेल हो गई, ये फेल क्यों हुई, क्या कारण रहे? देखिए महालवाड़ी में क्या होता था कि अनुमान के आधार पर लगान आधारित था कि जो है अनुमान के आधार पर आप क्या करें, भू राजस्व जमा करवा दें। तो कंपनी के अधिकारी जो थे वो क्या करने लग गए, जब भू राजस्व इकट्ठा करने जाते थे तो अपनी जेब भरने लग गए और कंपनी को क्या हुआ, लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्चा करना पड़ गया। देखिए कितनी हास्यप्रद बात है कि जब लगान आप वसूल कर रहे हैं, लगान तो आ नहीं रहा, लगान के ऊपर जितना लगान इकट्ठा हो रहा है उससे ज़्यादा लगान पर खर्चा हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फेल हुई, बहुत ज़्यादा ये खराब व्यवस्था निकली क्योंकि भ्रष्टाचार ज़्यादा था कंपनी में। अगला प्रश्न है कंपनी के शासन में कौन सी वाणिज्यिक फसलों को उगाया जाता था? तो कंपनी का जब शासन चल रहा था तो उस टाइम में देखिए बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूं, बनारस, बिहार, बंगाल और मध्य भारत और मालवा यहाँ पर अफीम उगाई जाती थी, बर्मा में चावल उगाया जाता था। ठीक है, देखिए व्यापारियों और सरकार को फायदे हुए इन सारी चीज़ों से, लेकिन किसान को घाटा हुआ। ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन उसको ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी भी वहाँ पर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है या यूरोप के दूसरे देशों को ब्रिटेन किन किन फसलों को बेचेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें भारत में उगाई जाती थी। खाद्यान्न कम उगाए जाते थे, उससे क्या हुआ, अकाल पड़ने लग गया भारत में, खाद्यान्नों की कमी आ गई, जो व्यापक तबाही है वो मच गई। तो बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूं, बनारस, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में मालवा में अफीम। तो अफीम काफ़ी बिकती थी जो आपके दूसरे देश हैं यूरोपियन देश, तो इसीलिए वहाँ पर ब्रिटेन को देखते हुए उगाई जाती थी चीज़ें। 19वीं शताब्दी के अकालों में आपदा का महासागर किस अकाल को कहा गया? तो देखिए काफ़ी अकाल भी आए, अकाल भी पड़े और साथ ही साथ खाद्यान्न की कमी भी हुई। तो ये जो अकाल आया था आपके आपदा का महासागर 1866 से 67 ईस्वी में आया था उड़ीसा में। ये आया किस लिए, खाद्यान्न की कमी के कारण ये जो है अकाल पड़ा। देखिए कंपनी के शासन से पहले भारत में जितने भी अकाल पड़ते थे उनका कारण जो है वो यातायात के साधनों का अभाव होता था, धन का अभाव नहीं होता था। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक टाइम पीरियड में पड़ने वाले जो अकाल थे उनके लिए ब्रिटिश औद्योगिक जो नीति है, कृषि नीति जो थी वो जिम्मेदार थी, क्योंकि वो क्या करते थे, वो चीज़ें उगाते थे जो ब्रिटेन में चाहिए, जो दूसरे यूरोपीय देशों में बिक रही हैं। तो
खाद्यान्न कम उगाते थे, जिसकी वजह से अकाल ज़्यादा पड़ने लगे। तो ये औद्योगिक और कृषि नीति जो थी, इसकी वजह से हमारे भूखमरी और अकाल पड़ गया। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशरम लूट का काल किसने कहा? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशरम लूट का काल जो है वो पर्सिवल स्पीयर ने कहा। अठारह सौ 13 के चार्टर अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार जो है वो शुरू कर दिया गया। अब ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश जो पूंजीपति हैं उनके लिए मुक्त व्यापार के लिए भारत जो है उसको खुला रख दिया गया। 1813 में कंपनी जो है एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत को अब ब्रिटेन की मशीन से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका एक बाजार बना दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, वो अपने उद्योग थे उनके लिए कच्चा माल और खाद्यान्न का उत्पादन और पूर्ति करते थे। कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंधित कर दिया था? तो 1833 में प्रतिबंधित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। सन 1800 से 1850 के बीच का समय क्या कहलाया? तो सन 1800 से 1850 का टाइम पीरियड अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण का टाइम पीरियड कहलाया, क्योंकि भारत में औद्योगिक पतन का दौर था और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड था। 1765 से 1785 के बीच में इंग्लैंड में कौन कौन से आविष्कार हुए? तो 1765 से 1785 में आविष्कार हुए, हारग्रीव्स ने कताई मशीन बनाई, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, क्रैम्पटन ने म्यूल बनाया, कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से 1765 से 1785 के बीच में इंग्लैंड में ये आविष्कार हुए। यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी उसमें सूती माल की बाढ़ ला दी। किसका कथन है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। देखिए, कंपनी और जो ब्रिटिश पूंजीपति हैं उन्होंने भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों द्वारा जो भारत में रेल निर्माण है उसका उद्देश्य जो था वो था भारत के कच्चे माल का देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक लेके जाना, यानी कि जो अंदर के एरिया थे वहां से बंदरगाह तक कच्चा माल लेके जाना। और दूसरा उद्देश्य ये था कि किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचल देना जो दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से जो है वो रेल के माध्यम से पहुंच जाएं। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से, या पहले बंबई कहा जाता था, बंबई से थाने तक किसके द्वारा बिछाई गई? तो प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में बिछाई गई। कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत किसे कहा है? कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है भारत में बिछाई गई रेल को। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में किसके प्रयासों से स्थापित की गई? तो पहली जो मिल थी 1853 में भारत में वो कावस जी नाना भाई द्वारा बंबई में स्थापित की गई। उसके बाद 1904-05 में देखिए 266 कपड़ा मिलें जो हैं भारत में स्थापित की गई थी। देखिए, भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। भारत के कपड़ा उद्योग को जो 20वीं सदी है उसका जो स्वदेशी आंदोलन है उसने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली जूट मिल बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर 1855 में स्थापित है वो की गई। देखिए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का समय ऐसा था जब भारतीय उद्योगों के लिए टाइम पीरियड जो है वो अच्छा रहा, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां जो थी वो युद्ध में बिजी रहीं। भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक आयोग की जो स्थापना थी वो 1916 में हुई थी सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में। जो थॉमस हॉलैंड था उसके नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई थी। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी थे। 1867-68 में इन्होंने बताया था कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान बताया था, 20 रुपये।
राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकलन किसने दिया था? राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकलन डॉक्टर VKRV राव ने दिया था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने 2 मई 1867 में लंदन में एक बैठक थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, वहां पर एक पेपर पढ़ा जिसका शीर्षक ये था कि इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड, उसके अंतर्गत इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है, धन की निष्कासन का सिद्धांत पढ़ा था। धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी है? धन के निष्कासन को अनिष्ट की मतलब इविल ऑफ ऑल इवल, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। धन के निष्कासन के बारे में नौरोजी के अलावा किस राष्ट्रवादी नेता ने व्याख्यान दिया? तो महादेव जो गोविंद रानाडे जी थे, उन्होंने ये व्याख्यान दिया था। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक मानी जाती है तो RC दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1901 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई, वो जो है भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक मानी जाती है। और RC दत्त जो हैं, इसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन की बात कही और धन का बहिर्गमन जो है एक बहते हुए घाव के रूप में बताया कि एक बहता हुआ घाव है जो रुक नहीं रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सबसे पहले धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ 1896 में, तब इस बात को माना कि हाँ जी, धन का निष्कासन जो है वो हो रहा है भारत से इंग्लैंड की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो 1901 में प्रस्तुत किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना सिद्धांत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के बजट को पढ़ते हुए। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है, बहुत ही फेमस है, मद्रास अध्यक्ष जॉन सुलिवान का कथन है, जो बहुत ही फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सभी प्रश्न जो हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भयंकर अकाल कब पड़ा था? सबसे भयंकर अकाल जो पड़ा वो 1876 से 78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में सबसे भयंकर अकाल जो है वो पड़ा था भारतीय इतिहास का। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक शेयर जरूर करें अपने किसी एक मित्र को और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।